टिचनर के बारे में। तो एडवर्ड टिचनर वो पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने जर्मन साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन को अमेरिका में रिप्रेजेंट किया। उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी साइंस है जो प्योर इट सीक्स प्योर नॉलेज, इट डील्स विद द वैल्यूज़। सो फॉर हिम साइकोलॉजी वाज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट करती है। पहले इंग्लिशमैन जिन्होंने जर्मन साइकोलॉजी को अमेरिका में पॉपुलराइज किया, फर्स्ट इस साइंस को बताया कि इट सीक्स प्योर नॉलेज। सो ही पॉपुलराइज्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर्टिकुलरली इन अमेरिका। 1904 में उन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था द इन्वायरमेंटलिस्ट, राइट। इट वाज सेपरेट फ्रॉम APA बिकॉज ही हैड डिफरेंसेस इन ओपिनियंस विद APA। सो वो अग्री किया उन्होंने वुंट के साथ कि साइकोलॉजी शुड स्टडी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस। सो ही एक्सेप्टेड वुंट्स ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग इमीडिएट एक्सपीरियंस, दैट इज कॉन्शियसनेस। एंड ही डिफाइंड कॉन्शियसनेस को उन्होंने डिफाइन किया एज सम टोटल ऑफ द मेंटल एक्सपीरियंस एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। कॉन्शियसनेस क्या है? सम टोटल है मेंटल एक्सपीरियंसेस का जो कि एक्सपीरियंस किए जाते हैं एट अ गिवन मोमेंट एट, और माइंड एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम का। सो कॉन्शियसनेस इज सम टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस द गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। कॉन्शियसनेस वो सम टोटल है of the mental experience that is experienced at a given moment of time, ठीक है। sum total of at a given moment of time is consciousness, right, according to him। and mind accumulated experience है पूरी लाइफ टाइम का। उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का गोल है टू डिटरमाइन व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ साइकोलॉजी। सो व्हाट ऑफ साइकोलॉजी, हिज गोल वाज टू मतलब व्हाट में बेसिकली वो कैटलॉगिंग करना चाहते थे, जैसे पीरियोडिक टेबल है वैसे ही मेंटल एलिमेंट्स को उन्होंने एक कैटलॉग सा बनाना चाहते थे वो उसका, दैट अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को के जो भी मेंटल एलिमेंट्स हैं उनको बारे में उनका कैटलॉग बनाना उनका पहला। एक तो व्हाट ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने ये इंक्लूड किया। हाउ ऑफ साइकोलॉजी में ही वांटेड टू आंसर कि कैसे मेंटल ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक साथ। वाई ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व सर्च फॉर न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ मेंटल इवेंट्स। तो वाई ऑफ साइकोलॉजी में आता है कि न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स मेंटल इवेंट्स के, ये जो न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स कैसे बनते हैं मेंटल इवेंट्स के। He sought to describe mental experiences. He believed that unobservable events has no place in science. उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें अनऑब्जर्वेबल हैं जिन्हें स्टडी नहीं किया जा सकता उनकी कोई ऐसी खास जगह नहीं है साइंस में। और उन्होंने किस पे फोकस किया? ऑब्जर्वेबल कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सो व्हाट अ ग्रेट वर्ड ही यूज, ऑब्जर्वेबल और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मतलब जिसे किसी भी तरीके से थोड़ा सा स्टडी जरूर किया जा सकता है। तो conscious experience according to him should be studied by introspection, and his version of psychology is called structuralism because he wanted to describe the structure of mind. टिचनर ने यूज़ किया इंट्रोस्पेक्शन, लाइक हिज यूज़ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड वुंट के कंपैरिजन में बिकॉज उनके सब्जेक्ट्स को रॉ एलिमेंटल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना था, ठीक है। So his use of introspection was more complex since his subjects had to describe the basic raw elements experiences from which complex raw elements बताने थे जिनसे complex cognitive experiences build होते हैं। His subjects had to be carefully trained so as to avoid reporting the meaning of the stimulus. उनके सब्जेक्ट्स को कभी भी उसका मीनिंग, जो स्टिमुलस है उसका मीनिंग नहीं बताना था कभी भी। दैट वाज अ क्लॉज, लाइक इफ़ एन एप्पल वाज शोन, तो सब्जेक्ट का टास्क क्या हुआ? उसके ह्यूज़, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा, लेकिन उसको एप्पल बोलना इज़ अ स्टिमुलस एरर। सब्जेक्ट हैड टू रिपोर्ट only the thing that he is reaching to his sense organs. So according to him, objectivity in introspection could be maintained through training by maintaining an attitude not to commit a stimulus error. तो उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिविटी इंट्रोस्पेक्शन में मेंटेन होगी किसके साथ? ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है। एक ऐसा एटीट्यूड बना के रखें नॉट टू कमिट अ स्टिमुलस एरर, दैट दे डोंट हैव टू कमिट अ स्टिमुलस एरर, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। ही वांटेड टू स्टडी the contents of consciousness using introspection.
तो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को सही माना कि कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ होना चाहिए। फ्रॉम इंट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ उन्होंने कॉन्शियसनेस को बताया कि कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ सम थिंग्स लाइक कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ सेंसेशन जो एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन है, देन फीलिंग्स होती हैं मतलब अफेक्शंस होते हैं जो कि एलिमेंट्स ऑफ इमोशन है, और इमेजेस जो रेमिनेंस है सेंसेशंस के ही। ठीक है, तो ये बोला टिचनर ने। These elements could only be known by testing the attributes of sensation. सबसे ज़रूरी क्या है? Attributes of sensations and images को जानना according to him। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये attributes को स्टडी करना, attributes of sensations and images। वो क्या है? क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब attributes हैं। उन्होंने वुंड की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि फीलिंग्स कुड ओनली अकर इन वन डायमेंशन, दैट इज़ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। इसके अलावा और कोई डायमेंशन नहीं है। सो टू रिकैप्चुलेट हम कह सकते हैं कि टिचनर वो पहले इंसान थे जिन्होंने वो पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने जर्मन साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन को अमेरिका में पॉपुलराइज किया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दी। He even opposed to seek like psychological information को प्योर नॉलेज एज ए साइंस बनाना चाहते थे। APA के साथ उनकी ऑपोजिट व्यूज़ थे, ओपिनियन मैच नहीं करते थे, इसीलिए द इन्वायरमेंटलिस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, ही वॉज एन इंग्लिश मैन, जर्मन ट्रेडिशन के थे बट अमेरिका में पॉपुलराइज किया स्ट्रक्चरलिज्म को। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एज वेल एज साइंस बनाना चाहते थे साइकोलॉजी को। ऑब्जर्वेबल कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना चाहते थे, एंड द मेथड दैट ही यूज्ड वाज इंट्रोस्पेक्शन। Made his own organization called the Environmentalists because his views were different from APA's. Now his goals of psychology according to him were like to understand, to study the immediate experiences, that is consciousness. ठीक है, ज़रूरी है कि immediate experience को study किया जाए, consciousness को study किया जाए। He defined consciousness as sum total of the mental experiences at a given movement of time. उनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द मेंटल एक्सपीरियंसेस एट अ गिवन मूवमेंट ऑफ टाइम, एंड माइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस ओवर लाइफ टाइम, वो माइंड है। कॉन्शियसनेस एक अभी एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम जो आपके मेंटल एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज मेंटल एक्सपीरियंस एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, एंड माइंड इज एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। वुंड के अकॉर्डिंग उन्होंने अनऑब्जर्वेबल कोग्निटिव प्रोसेसेस पे सो ही काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन describing the mental experiences. He believed that speculation concerning unobservable events की कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली मेंटल एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, एंड ही फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कॉन्शियस इवेंट्स, राइट। सो हिज फोकस वाज ऑन ऑब्जर्वेबल कॉन्शियस इवेंट्स, वो भी इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, राइट। अगर हम बात करें तो ही फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल events by introspection. It is a structure of mind that he wanted to describe. इसलिए अपने वर्जन ऑफ साइकोलॉजी का नाम उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म रखा। टू फोकस ऑन इज ऑफ द मेंटल लाइफ एंड नॉट द इज फॉर, राइट। सो फंक्शनलिस्ट का गोल स्ट्रक्चरलिस्ट का गोल है व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ मेंटल लाइफ को जानना। जैसे मैंने बताया, व्हाट का मतलब है कैटलॉगिंग द बेसिक एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेंटल एक्सपीरियंसेस, कैटलॉग करना जैसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को किया जाता है। फिर हाउ बेसिकली कहता है कि कैसे मेंटल एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एंड वाई इन्वॉल्व करता है कि न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स को जाना जाए मेंटल इवेंट्स के। ही बिलीव दैट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जब आइसोलेट होते हैं तो लॉ गवर्निंग देयर कॉम्बिनेशन इनटू मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस कुड बी डिटरमाइंड। जब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को आइसोलेट कर लिया जाता है तो लॉज जो गवर्न करते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब जो जब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को जान लिया है तो कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है,
आपने स्ट्रक्चर जाना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को जाना, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स, जब स्ट्रक्चर पता है तो कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस को जानना भी आसान है. फाइनली द न्यूरोफिजियोलॉजिकल इवेंट्स कोरिलेटिंग विद मेंटल, उसके बाद न्यूरोफिजियोलॉजिकल इवेंट्स को भी आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं. ठीक है. एंड देन ही सेड कि इंट्रोस्पेक्शन, टिचनर ने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे था उनका. टिचनर के सब्जेक्ट्स को एलिमेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना था. ठीक है. एलिमेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस मस्ट बी स्टडीड. द टिचनर के सब्जेक्ट्स हैज़ टू स्टडी द एलिमेंटल इंग्रेडिएंट्स. जैसे दे हैव टू डिस्क्राइब द रॉ, द बेसिक एलिमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम विच कोग्निटिव एक्सपीरियंसेस वर बिल्ट. दे हैड टू, वो केयरफुली ट्रेन किया जाता था सो दैट दे डोंट रिपोर्ट द मीनिंग ऑफ द स्टिमुलस. परसेप्शन रिपोर्ट नहीं करनी थी, सेंसेशन रिपोर्ट करनी थी. जैसे एप्पल कुड, इफ दे वर शोन एन एप्पल, they had to report hues and spatial characteristics. Calling it an apple would be a stimulus error. So वो classical introspection का use करते थे. So they were so the subjects were instructed to just report the information that they are reaching, that they are getting from their sense organ. Okay. He opposed phenomenological introspection के against थे वो. तो in introspection, when observer and observed are the same, chances of subjectivity come in. टिचनर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिविटी इनकलकेट करने के लिए एक थॉरो ट्रेनिंग की ज़रूरत है. पूरी अच्छी तरह से ट्रेंड होना चाहिए व्यक्ति या जो भी इंट्रोस्पेक्शनिस्ट है. एंड दे हैड टू मेंटेन दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट कमिटिंग अ स्टिमुलस एरर नो मैटर व्हाट. अ स्पेशल प्रॉब्लम विद इंट्रोस्पेक्शन वाज ऑफ इमोशंस. एज द मोमेंट वन ट्राइज टू इंट्रोस्पेक्ट, एक इमोशंस की प्रॉब्लम भी थी, है ना. जैसे ही आप एक इमोशन इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हो, आप एक इमोशनल अराउजल को रिपोर्ट कर रहे हो, इमोशन तो खुद भाग जाता है, डिसिपेट हो जाता है, तो वो रेट्रोस्पेक्शन बन जाती है एक तरह से. एंड एक और प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रेन, ऑफ मेंटली स्टेबल अनस्टेबल पीपल, एंड ऑल्सो ऑफ दिस एनिमल्स का कैसे स्टडी करेंगे. फर्दर ऑन टिचनर ने सजेस्ट किया कि इंट्रोस्पेक्शन में after carefully observing the behavior of the subject, the psychologist puts himself in the subject's place and interprets, and using introspection he and इंट्रोस्पेक्शन के यूज़ से ही उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर ये कॉन्टेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में जाना. राइट. सो अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्टेंट, कॉन्शियसनेस में क्या है उसके बारे में जाना, जिसमें उन्होंने बताया सबसे पहले तो कि मेंटल एलिमेंट्स हैं, द व्हाट. राइट. फ्रॉम हिज इंट्रोस्पेक्टिव स्टडीज ही सेड कॉन्शियसनेस 3 चीज़ों की मिलके बनी है. दैट इज़ द सेंसेशंस, जो एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन है, द इमेजेस, जो एलिमेंट्स ऑफ आइडियाज़ हैं, द रेमिनेंस ऑफ सेंसेशन है, एंड अफेक्शंस. तो सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शंस से मिलके बनी है. और इन एलिमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानें. ठीक है. सो ही फोकस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस फ्रॉम द एलिमेंट्स से बदलकर एट्रीब्यूट्स की तरफ उन्होंने फोकस किया. एट्रीब्यूट्स ऑफ सेंसेशंस एंड इमेजेस आर क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लियरनेस एंड एक्सटेंसिटी. तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं सेंसेशन इमेजेस के? एक तो क्वालिटी कैसी है, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन, क्लियरनेस एंड एक्सटेंसिटी. ठीक है. क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, एक्सटेंसिटी एंड क्लियरनेस. और दूसरी एक क्या रह गया सेंसेशन इमेजेस के हो गए. अफेक्शंस के लिए क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. टिचनर ने वुंट की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स को भी रिजेक्ट कर दिया एंड कहा कि फीलिंग्स कुड अकर ओनली ऑन वन डायमेंशन, जो है प्लेजेंट वर्सेस अनप्लेजेंट. तो टिचनर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग को रिजेक्ट किया
और आर्ग्यू किया फीलिंग्स सिर्फ वन डायमेंशन ही होती हैं, वो है प्लेजेंट अनप्लेजेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हाउ ऑफ, है ना, हाउ जो साइकोलॉजी का हाउ टिचनर के अकॉर्डिंग था, वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से उन्होंने डिफाइन किया। टिचनर ट्राई टू डिटरमाइन हाउ दोज एलिमेंट्स कंबाइन इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, कि जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ही मिलके कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस को कैसे बनाते हैं। ही रिजेक्टेड वोंट ने परसेप्शन बोला, क्रिएटिव सिंथेसिस बोला, वो सब रिजेक्ट करके उसने बोला कि लॉ ऑफ एसोसिएशनिज्म, एम्पेरिसिज्म और लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी की वजह से होता है ये सब। विल डू दिस। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। टिचनर ने ट्राई किया टू डिटरमाइन कि हाउ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस, कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस। टिचनर ट्राई टू डिटरमाइन कि कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ही रिजेक्टेड वोन्स नोशन ऑफ परसेप्शन, क्रिएटिव सिंथेसिस, राइट। और उसने फेवर किसको किया? लॉ ऑफ एसोसिएशनिज्म को, ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म को, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को उसने टिक कर दिया। लॉ ऑफ एसोसिएशनिज्म पे बिलीव रखता था टिचनर, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी पे बिलीव रखता था, ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म को ठीक मानता था। सो ही प्रपोज्ड व्हेनेवर सेंसरी और इमेजिनल प्रोसेसेस अकर इन कॉन्शियसनेस दे आर लाइकली टू अपीयर विद इट। इमेजिनल टर्म्स में एसोसिएशन हो जाती है। ऑल दो सेंसरी इमेजिनल प्रोसेसेस विच अकर टुगेदर विद इट एट प्रायर कॉन्शियसनेस के साथ वो एक साथ ही हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। वो कह रहा है बेसिकली सेंसरी इमेजिनल प्रोसेसेस जो कॉन्शियसनेस में होते हैं दे अपीयर विद इट, मतलब ये हमेशा एसोसिएशन में ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेंसरी इमेजिनल प्रोसेसेस कॉन्शियसनेस में होते हैं, दे आर लाइकली टू अपीयर विद इट, इन इमेजिनल टर्म्स में ही वो होते हैं, इमेजिनल टर्म्स में ही रहते हैं। ऑल दो सेंसरी एंड इमेजिनल प्रोसेसेस विच अकर टुगेदर विद इट एट एनी प्रायर कॉन्शियस मोमेंट, उनके लिए उसके लिए अटेंशन सिंपली एक एट्रीब्यूट है सेंसेशन का ही, जिसको उसने क्लियरनेस बोला। उसने अटेंशन पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए सिर्फ ये बोला कि अटेंशन क्लियरनेस एट्रीब्यूट ऑफ सेंसेशन है, क्लियरनेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑल दैट इज़ विविड एंड क्लियर ग्रैब्स वन अटेंशन, जो भी क्लियर चीज़ है वो आपको विविड होगी और आपके अटेंशन को ग्रैब करेगी। Attention is nothing more than muscle contraction and that accompany vivid sensation. Attention कुछ भी नहीं है, it's nothing more than a muscle contraction that accompany vivid sensation. So it's nothing more than the muscle contraction. Basically उसने उसको attribute of sensation ही माना, जो कि है clearness. All that is valid and clear grabs your attention, बाकी चीज़ें नहीं करती। Then the last one for structuralism is neurological correlates of mental events, the why of psychology. So Titchener referred to himself as a parallelist regarding the mind-body relationship. तो जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप है उसके बारे में अगर उसने बोला तो वो पैरेललिस्ट व्यू रखता था, ठीक है। वो साइकोफिजिकल पैरेललिज्म नहीं है, ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग पैरेललिज्म पे बिलीव रखता था। He believed that physiological processes provide a continuous substratum और psychological processes भी एक मतलब continuity में चल रहे हैं दोनों, physiological as well as psychological processes continuity में simultaneously चल रहे हैं। So nervous system does not cause mental events, it can be used to explain some of their characteristics. तो nervous system किसी भी तरह का they do not cause mental events. Nervous system do not cause mental events. Neurological processes are the why of mental life, an understanding of circumstance under which mental processes occur. तो उनके अकॉर्डिंग why of mental life, why of consciousness, why of mental elements is neurological processes. उनके वो पैरेललिस्टिक व्यू रखते थे माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि उनका मत यही था कि माइंड और बॉडी में इन पैरेलल चलते हैं, साइमल्टेनियस है फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। Then he gave his own context theory of meaning. उनके अकॉर्डिंग सेंसेशंस कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती,
दे आर इन अकॉर्डिंग्स और लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। कॉन्टिग्यूटी एसोसिएशनिज्म के रूल अप्लाई होता है सेंसेशंस में। एवरी सेंसेशन विल इलिसिट इमेज ऑफ सेंसेशन दैट वर प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अलॉन्ग विद इट। तो हर एक सेंसेशन के साथ एक इमेज जुड़ी है जो उससे पहले एक्सपीरियंस की गई है, ठीक है। एवरी सेंसेशन इलिट्स एन इमेज ऑफ द सेंसेशन दैट वर प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड विद इट। A vivid sensation or a group of sensation forms a core and the illicit images form a context that gives a meaning to that core. एक विविड सेंसेशन एक कोर फॉर्म करती है और जो उससे इमेज एक एलिसिट होती है, ग्रुप ऑफ सेंसेशन कोर बनाते हैं, उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, उसको मीनिंग देती है उस कोर को, ठीक है। समझ आया? न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स वाई ऑफ मेंटल लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। पैरालिस्टिक व्यू था टिचनर का माइंड बॉडी प्रॉब्लम के रिगार्ड में। ही बिलीव्ड कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स प्रोसेसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस सबस्ट्रेटम में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस वाई ऑफ मेंटल लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग यही कहती है कि सेंसेशंस कभी भी आइसोलेशन में फील नहीं होते, ठीक है। सेंसेशंस हमेशा आकर करती हैं विद लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के बेसिस पे। सेंसेशंस इमेजेस एलिसिट करती हैं दैट वर प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अलॉन्ग विद इट। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग में वो यही कह रहे हैं, सेंसेशन इमेजेस के साथ आते हैं। सेंसेशन आइसोलेटेड वे में नहीं होती, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी चल रहा है यहाँ। दे विल एलिसिट इमेजेस ऑफ सेंसेशंस जो पहले एक्सपीरियंस करी गई हैं, प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अलॉन्ग विद इट। A vivid sensation or a group of sensation will form a core. एक ग्रुप ऑफ सेंसेशंस कोर बनाती है, जो मीनिंग उसके साथ अटैच होता है वो कॉन्टेक्स्ट जो इमेजेस हैं, जो उसके साथ इमेजेस एसोसिएट होती हैं ग्रुप ऑफ सेंसेशन के साथ, वो कॉन्टेक्स्ट बनाती हैं, वो मीनिंग देती हैं टू दैट कोर। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल का क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इवेलुएशंस आई, क्या हुआ। सेवरल अटैक केम फ्रॉम बिहेवियरिस्ट लोगों के बहुत सारे अटैक्स आए। दे फोकस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एज दे हेल्ड दैट। अब क्या बिहेवियरिज्म स्कूल ने कहा स्ट्रक्चरलिज्म को कि भाई इंट्रोस्पेक्शन इज रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन चेंजेस द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन से आपका एक्सपीरियंस ही चेंज होता है। एक्सपीरियंसेस लाइक इमोशंस डिसअपीयर व्हाइल बीइंग इंट्रोस्पेक्टेड अपॉन। अब जब हम इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो डिसअपीयर हो जाता है वाइल बीइंग इंट्रोस्पेक्टेड। तो रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट लैब्स यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स, हैंस वी आर नॉट रिलायबल नॉर कंपेरेबल। अलग अलग लैब्स में अलग अलग रिजल्ट आते हैं, रिलायबल रिजल्ट्स तो आ ही नहीं सकते इंट्रोस्पेक्शन के, कंपेरेबल हो ही नहीं सकते वो। अगर इंट्रेंड इंट्रोस्पेक्शन भी की जाए उसके बावजूद भी कभी भी सेम रिजल्ट नहीं पाए जाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन चेंजेस द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, ठीक है। सो साइको एनालिस्ट लोग ने कहा कि भाई ये तो इंट्रोस्पेक्शन तो कुड नॉट स्टडी द थॉट्स, कुड नॉट स्टडी द अनकॉन्शियस। गेस्टाल्ट ने क्रिटिसाइज किया फॉर इट्स एक्सट्रीम एम्फोसिस ऑन एनालिसिस मॉलिक्यूलर, इतना मॉलिक्यूलर तो मोलर की बात कैसे हो गई। So it does not take into account the organization of the stimuli, the whole of the stimuli, the meaning of the stimuli is lost. Wertheimer labeled it as bundle hypothesis. पूरा एक बंडल बना के छोड़ दिया, ठीक है। होल पे तो बात ही नहीं की। फंक्शनलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल को फॉर द आर्टिफिशियलिटी दैट इट ब्रिंग्स। हेल्ड दैट एनालिस्ट डिड नॉट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग और कंट्रोल बिहेवियर। एनालिसिस के बाद अगर हमने सपोज कॉन्शियसनेस का एनालिसिस भी कर लिया, इट विल नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग और प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर। दे फेल्ट स्ट्रक्चरलिज्म बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था टू बी राइट, बहुत साइंटिफिक है एंड यूटिलिटी तो है ही नहीं इसकी बिल्कुल भी। चिल्ड्रन एबनॉर्मल और अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस में यूज़ ही नहीं कर सकते थे हम इनको। नारो अप्रोच थी। It ignored all the things like personality, learning, psychological development, individual differences को भी cater नहीं किया गया स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग। evaluation and conclusion, तो स्ट्रक्चरलिज्म एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा स्कूल है,
but it died because of the neglects that it had and narrow outlook था काफ़ी, इसीलिए still it survives in bits and pieces. कुछ कुछ हम देखते हैं उस ये sensation, perception, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन और साइकोफिज़िक्स में एग्जिस्ट करता है. साइकोलॉजी को एक साइंस जो कि अलग है फ्रॉम फिलॉसफी बनाने में इसका बहुत योगदान है. राइट, इट प्रोवाइडेड एज विद अ टेस्ट कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ स्टडी, और सर्टेन रिजल्ट्स इंट्रोस्पेक्शन से कई बार हेल्प भी करते हैं इन एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. मच मोर एक्सपेरिमेंट्स करे गए, कंडक्ट किए गए थे, इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ किया था. There have been a revival of introspection in most recent years in the area of इंट्रोस्पेक्शन का आज भी कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, साइकोफिज़िक्स में तो यूज़ होता ही है. सो इट्स नॉट रिडंडेंट नहीं है ये स्कूल. दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म. थैंक यू.